नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी अपडेट में और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। आज हमारे साथ एक युवा कवि जुड़े हुए हैं जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में एक बड़ा नाम कमाया है। 100 से अधिक मंचों को उन्होंने साझा किया है। 50 से अधिक बड़े मंचों पर उन्होंने काव्य पाठ किया है। हमारे साथ मौजूद है बीसलपुर के युवा कवि अंकित चक्रवर्ती जी, जिन्होंने अपने छोटे से जीवन में बहुत ही कम समय में बड़े बड़े मंचों पर काव्य पाठ किया है। अंकित जी नमस्कार। यूपी अपडेट के सभी श्रोताओं को मैं अंकित चक्रवर्ती नमस्कार करता हूं, अपना प्रणाम आप तक पहुंचाता हूं। और जैसा कि भैया ने बताया, ये बस आप सबका आशीर्वाद है, बीसलपुर वालों का आशीर्वाद है और पूरे देश का प्यार और अपार प्यार मिलता है हमें, जिसकी वजह से आज ये सब है। अंकित जी, सबसे पहला सवाल हमारा कि आपने साहित्य के क्षेत्र को क्यों चुना? आखिर क्या परिस्थितियां रही कि आपको साहित्य का क्षेत्र चुनना पड़ा? किन कारणों को से आपको साहित्य का क्षेत्र अच्छा लगता है? साहित्य का क्षेत्र मुझे कुछ इस वजह से अच्छा लगता है, मैंने बचपन में हमारे रामलीला में एक बहुत बड़ा मेला होता है जहाँ हर बार कवि सम्मेलन होता है, पर वहाँ मैंने देखा था जिस समय मायावती का शासन था उस समय लोग मायावती के बारे में बोलने से डरते थे। पर उस समय एक कवि जी आए थे, उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी कि अब की माया के पीछे पड़ गए बड़े बड़े संडा, बड़े बड़े संडा, बड़े बड़े मूल संडा। तो मैंने सोचा ये कवि ही ये कैसा होता है तो जो स्वतंत्र और निर्भीक होता है। स्वतंत्र और निर्भीक बोलने के लिए अगर आपको सत्ता पक्ष के विरुद्ध स्वतंत्र और निर्भीक बोलना है तो या तो पत्रकार बन जाइए या तो कवि बन जाइए। तो मैंने फिर कवि लाइन को चुना। आपने सत्ता पक्ष के विरुद्ध क्या लिखा है जो सच हो और सत्ता के विपरीत हो? सत्ता के विरुद्ध अभी इसी समय ही कोरोना आया, लोगों ने कहा सरकार अच्छा काम कर रही है। अगर यहाँ पे कोई और भी सरकार होती वो भी ऐसा ही काम करती जैसा सरकार ने किया, लेकिन जो कमी थी उस कमी को मैं उजागर कुछ अपनी पंक्तियों में करता हूँ कि सरकार का पक्षधर हूँ, विरोध नहीं कर सकता मैं, लेकिन कभी होकर चुप रहने का अनुरोध नहीं कर सकता मैं। जब किसी भक्त को अपने देवों पर गुस्सा आता है, गुस्सा तो नहीं कर सकता पर रो रो कर रह जाता है, गुस्सा तो नहीं कर सकता पर रो रो कर रह जाता है। बिना दवा पर लोग चले गए, रोया हूं लाशों पर, सिंहासन दम भरता रहा नोटो वोटो ताशों पर। सिंहासन दम भरता रहा नोटो वोटो ताशों पर। मेरी कलम कह रही है कैसे तुमने सरकार लिखी, जिनको सब श्रेष्ठ बताया क्यों ना उनको धिक्कार लिखी। बहुत हो गया लिखना अब तुम ना सरकार लिखो, सत्ता मद में चूर हुए इन पर तुम धिक्कार लिखो। बिना स्याही के मेरी कलम भूखी तो मर सकती है, पर दरबारों का बंधन कर पेट नहीं भर सकती है। मैं पल करके बड़ा हुआ हूँ अन्न के दाने दानों से, मैंने पैसा नहीं लिया है नेताओं प्रधानों से। जो बात सच है वही कहूंगा। और स्वागत करो जो आने वाली परिवर्तन की आंधी हो, जिसमें चेहरा कुचला जाए जो भी कोई अपराधी हो। पेड़ लगाओ, नवयुग से ऑक्सीजन का प्रबंध करो, खुद के बारे में सोचो और चमचाबाजी बंद करो। खुद के बारे में सोचो और चमचाबाजी बंद करो। चमचाबाजी करते करते आखिर में पछताओगे, महामारी से बच गए तो बेगारी से मर जाओगे। बिल्कुल सही अंकित जी, आपने वास्तव में अपनी कविता के माध्यम से उन तथ्यों को उजागर किया जो सरकार की कमियां हैं। सरकार की कमियों को दिखाना पत्रकार और कवियों का काम है, क्योंकि कवि और पत्रकार ही सरकार को एक सही दिशा दे सकते हैं। क्योंकि यदि सत्ता का विरोध नहीं होगा तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी और सत्ता किस तरह से गलत कार्य करने लगेगी इसके परिणाम हम लोगों को ही झेलने पड़ेंगे। एक शायद हरिओम पवार जी भी कोई कविता कहते हैं सत्ता के विरोध में, अगर आपको याद हो तो सुनाओ। नहीं, खैर हमें तो इतना नहीं याद आ। आप बीसलपुर जैसी छोटी जगह से निकले हैं, आप बड़े बड़े अब मंचों को साझा कर रहे हैं, कई चैनलों पर भी आपने अपनी काव्य पाठ किए हैं। इसके पीछे, इस सफलता के पीछे किन लोगों ने आपका साथ दिया? कौन लोग आपके साथ रहे? किन लोगों ने आपका विरोध किया? किन लोगों ने आपको आगे बढ़ाने में जीवन में आपका सहयोग किया? और बीसलपुर के युवा कवि जो अभी जल्दी से काव्य पाठ कर रहे हैं और अच्छा काव्य पाठ कर रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे जिन लोगों ने विरोध किया, खैर उनके तो नाम नहीं बताऊंगा, पर जिन लोगों ने साथ दिया उनके नाम जरूर बताऊंगा। कि लाल किला पे काव्य पाठ करने वाले हमारे पीलीभीत से रचित भैया जी, जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। एक विकास आर्य स्वप्न जी कवि हैं जो पूरनपुर से, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। इसके बाद लखनऊ से कवि प्रख्यात मिश्रा और कवि विख्यात मिश्रा जी आते हैं, उन लोगों ने हमारा एकदम से बिल्कुल छोटे भाई की तरह हमारा साथ दिया। बाकी डॉक्टर सुमन दुबे जी और डॉक्टर व्याख्या मिश्रा जी ने हमें एकदम अपने बेटे के जैसा सम्मान दिया, बेटे के जैसा मान दिया, और बिल्कुल जहाँ भी हो सकता था उन लोगों ने हमारा समर्थन दिया। आज मतलब अगर मैं कहूँ तो लगभग अधिकतर सारा का सारा श्रेय मैं इन्हीं लोगों को देना चाहूँगा।
बाकी उसके बावजूद भी पीलीभीत से और लखनऊ से, बाकी दिल्ली से, जहाँ भी मैं गया हूँ, हर कवि ने मुझे सम्मान के साथ मुझे एकदम अपना छोटा भाई, छोटा बेटा सम्मान मान के प्यार ही दिया है। मुझे अब तक तो अपेक्षाएं 1-2 लोगों से मिली हैं, पर लगभग में किसी से नहीं मिली। अंकित जी, प्रत्येक कवि का एक सपना रहता है, प्रत्येक कवि माँ शारदे पर एक कविता लिखता है, प्रत्येक कवि अपने गुरुओं पर एक कविता लिखा। आपने भी कोई ऐसी कविता लिखी है? हाँ, मेरी कविता एक थी, जैसे लोग लिखते हैं माँ पे कविता लिखते हैं, मैंने देखा कि माँ एक ऐसा शीर्षक होता है कि माँ पे कविता लिखनी चाहिए, लेकिन मैं एक दिन माँ पे कविता लिखने बैठा तो मेरे पास कविता नहीं लिखी गई। उसके बाद मैंने दूसरी कविता लिखी, उसमें एक कवि जी हैं विकास आर्य स्वप्न जी, जिनकी माँ पे कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है कि पायल की छन छन से कानों ने सुनना सीखा। ये एक कविता, तो मैंने उसी कविता को देखते हुए मैंने लिखा कि स्वप्न तुम्हारे गीतों को पढ़ मैं पागल हो जाता हूँ, धुनसुन मैं भी अपनी माँ की यादों में खो जाता हूँ, सोचता रहता हूँ कि मैं भी ऐसा ही श्रृंगार लिखूं, दंगे फसादों को छोड़कर मैं भी माँ का प्यार लिखूं। पर माँ के बारे में अंकित बस इतना ही लिख पाता है, माँ के बारे में अंकित बस इतना ही लिखवाता है, माता को याद करूँ तो जय हिंद लिख जाता है। चलिए अंकित, परिचय तो बहुत हो गया, आपको कौन सा रस पसंद है? क्योंकि प्रत्येक कवि एक महत्वपूर्ण रस पर ही कविता पाठ करना, उसको लिखना बहुत पसंद है। आपका कौन सा ऐसा रस है? और उस पर चंद लाइनें भी हमारे दर्शकों को सुनाओ। मुझे इतिहास से उठाकर वीर रस को ही लिखना अच्छा लगता है। जैसे अपने भारत का परिप्रेक्ष्य बताना, लोगों को अपने मतलब धर्म, हिंदू धर्म के बारे में प्रभुत्ता का व्याख्यान करना, या अपने भारत देश की महत्वता का व्याख्यान करना मुझे सदैव अच्छा लगता है। अभी मैंने शीघ्र ही कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि अंबर के बादल, पूरे भारतवर्ष का वर्णन किया है कि भारत क्या है, कि अंबर के बादल करते जिसको सलामी, दक्षिण में सागर तक करता निगरानी, सूरज की पहली किरण होती है सिंदूरी, हमने नापी पृथ्वी से सूरज तक की दूरी, हमने नापी पृथ्वी से सूरज तक की दूरी, वीरों ने इसे समारा निश्चित चढ़ाकर, युद्धों को जीता शीश कटा धड़ लड़ा कर, ये देश है इसको पावन धाम कहो जी, ये सब मिलकर के जय श्री राम कहो जी, ये देश है इसको पावन धाम कहो जी, सब मिलकर के जय श्री राम कहो जी, बरसों चरण पादुकाएं करती यहाँ सिंहासन, और नाम ने भगवा धारा मिट्टी हो गई पावन, भगवा प्रवेश मंदिर की घंटी और जवानी से, भगवा प्रवेश मंदिर की घंटी और जवानी से, मेरा हिंदुस्तान बना है गंगा जी के पानी से, मेरा हिंदुस्तान बना है गंगा जी के पानी से। और एक दो चंद लाइनें जो युवाओं के मन में जोश भर दें, ऐसी कोई कविता? अभी जैसे मैं चंद्रशेखर आजाद पे मेरी अभी जल्दी बहुत चर्चित रचना रही है कि चंद जयचंद के छलचंद ने काम किया, बोला आज अल्फ्रेड में पाएंगे आजाद को, चंद सैनिक के कह करके चल दिए, जीवित पकड़ कर लाएंगे आजाद को। अब आजाद का जो स्वाभिमान जागा, आजाद ने जो कहा होगा उस समय मैं उनके शब्द रखता हूँ कि चंद सैनिक के कह करके चल दिए, जीवित पकड़ कर लाएंगे आजाद को, जब तक रहेंगी गोलियां मेरी पिस्टल में, महाकाल देख लौट जाएंगे आजाद को, सारी धरा कान खोल सुने और समझ ले, जीवित पकड़ नहीं पाएंगे आजाद को, सारी धरा कान खोल सुने और समझ ले, जीवित पकड़ नहीं पाएंगे आजाद को, युद्धवीर अवरोधी सारे दुर्ग तोड़कर धरा पर बार बार अवतार लेते हैं, तन मन धन तजे आजाद सरीके भी 300 पास जाकर के उपहार लेते हैं, सौर शक्ति साहस से प्रलय की गति रोक, दुश्मनों से घिरने पर हुंकार लेते हैं, गुलामी की जंजीर से आजादी की नींद भली, आजाद कनपट्टी पे गोली मार लेते हैं। हमने भी एक कविता सुनी है उनकी, आजाद जी की 4 लाइनें कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद हैं आजाद ही रहेंगे। वास्तव में अंकित, आजाद का नाम सुनकर युवाओं के दिल में एक भारी भरकम शब्द है, ये वो शब्द है जिससे युवाओं के दिल में एक बार जोश आ जाता है। आजाद वास्तव में आजाद ही रहे, और जब शहीद हुए तब भी आजाद रहे। अंकित, तीसरा प्रश्न हमारा आपसे रहेगा, आपने बहुत सारे टीवी चैनलों में काम किया है, लेकिन यहाँ की जो जनता है बीसलपुर की, वो भी जानना चाहती है आपने किन किन टीवी चैनलों पर मंच साझा किए हैं, किन किन टीवी चैनलों के माध्यम से आपने जनता तक अपने काव्य पाठ किए? मैंने जहाँ तक मुझे याद है, मैं आपको बताते चलता हूँ, सुदर्शन न्यूज पे किया था, और सूर्या समाचार पे किया, फिर भारत समाचार पे तो कई बार काम किया है, लगभग में 6-7 महीने तक एपिसोड पर काम किया है। उसके बाद मैंने सुदर्शन, ये जो अपना उत्तर प्रदेश का जो सरकारी चैनल्स आते हैं, इन पे लगभग में बरेली से जो प्रसारित होता है उस पर भी हमारा काफी पाठ 2-3 बार हुआ है। उसके बाद लखनऊ से भी हुआ है, एक शो चलता था शायद महाकवि जी करके कुछ इस तरह से, तो उस पर भी हमारा हुआ है। तो लगभग में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आज तक को छोड़ के एक बार हाँ TV9 भारतवर्ष पे भी हुआ है,
तो इस तरह से लगभग में सभी पे हो चुका है। बस आज तक पे नहीं हुआ है, और एक दो चैनल और होंगे जो बड़े चैनल्स हैं जिन पे नहीं हुआ है, और छोटे चैनलों में भी प्रत्येक कवि एक ऐसा होता है प्रत्येक कवि के पास एक ऐसी कविता होती है जिससे उसको पहचान मिलती है, जिससे उस कवि को पहचाना जाता है और उस कविता से उसका नाम जुड़ जाता है। आपके साथ ऐसी कौन सी कविता? हमारी एक कविता 2014 में हुई थी कि पाकिस्तान तेरी खाल के जूते बनवाएंगे। हालांकि उसमें शिल्प कला और सारी चीज़ों का प्रयोग बहुत कम था, क्योंकि उस समय मैं कविता इतनी लिखनी जानता नहीं था, बस थोड़ी लिखता था, ऐसे ही टूटी फूटी लिखता था। पर पता नहीं किस तरह से लोगों ने उसे पसंद करना शुरू कर दिया। उसमें बस एक पाकिस्तान का मानवीकरण था, लेकिन उसको उसके बाद मैंने कुछ दिनों बाद पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरी दूसरी कविता आई कि हम सिंहों की संतानें हैं, बाबर की औलाद नहीं। वो कविता इस समय भी आज भी लोगों की जुबान पे रहती है। मैं उसके 4 पंक्तियां सुनाता हूँ कि गाली दी जो माँ भारती को जुबा काट निकालेंगे, खूनी संगीनों से हम इतिहास नया लिख डालेंगे। क्या बजरंगी का सीना दिखता तुमको फौलाद नहीं, हम सिंहों की संतानें हैं, बाबर की औलाद नहीं। राम का नाम जप लेने से सारे पाप मिट जाते हैं, ईश्वर को याद करूं तो भवसागर से तर जाते हैं। काश तुम भी सच्चे मन से पावन गंगा नहाते, सारे पाप तुम्हारे पहली डुबकी में धुल जाते। पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ, सन में वंदे मातरम कहने में खर्चा हमसे ले जाओ आए जो वीजा लगने में, खर्चा हमसे ले जाओ आए जो वीजा लगने में। भारत माँ को गाली देने वालों केवल तुम इतना सुन लो, जितने दिन शेष बचे हैं एक एक करके उनको गिन लो। एक एक करके जिस दिन 100वीं गाली हो जाएगी, महाकसम इन जयचंदों की नस्ल मिटा दी जाएगी। बहुत सुंदर। अंकित, युवाओं के लिए जोश भरने में तो आप बहुत अच्छे हैं। श्रृंगार रस पे क्या कुछ है? श्रृंगार में अभी मैं एक खंड काव्य लिख रहा हूँ। चाहे आपके चैनल के माध्यम से पहली बार ये न्यूज दे रहा हूँ। मैं एक जल्दी खंड काव्य लिख रहा हूँ, बाबुल घर से पति घर तक। हाँ, तो उसकी मैं एक दो पंक्ति सुनाता हूँ। एक लास्ट का छंद सुनाता हूँ कि पानी था पलकों पर, पग हो गए पराए, पिया के परिवार में प्रीत निभाने लगी। तकदीर की तगड़ी सूरता तपन में निस्तात के तनु से लिपट रोने लगी। फूलों में पली बड़ी पालकी से उतरी जब चकचकी बजी, चांदनी रात होने लगी। लाल लायो लालिमा रखूंगी बना के लाली, लुगाई आज लाल की लक्ष्मी लगने लगी। तो मेरी ये एक कविता के खंड काव्य आ रहा है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आप सब तक पहुंचाने की। मंच से जोड़ने के लिए हास्य की भी बहुत आवश्यकता है। जी। हमने देखा आप तो कविता मेलन पोहरता में बदल चुके हैं। लोग काव्य कम करते हैं, हंसाते ज्यादा हैं। आपको कुछ हास्य के छंद याद है क्या? नहीं, हास्य खैर ये लोकोक्ति जहाँ तक गलत हो जाती है, क्योंकि संचालक लोगों को लगता है कि वीर रस के कवियों ने आज तक ऐसा प्रयोग नहीं किया है। हाँ, एक अगर चुटकुले की बात आ जाए, वीर रस के कवियों में प्रयोग नहीं हुए हैं। टिप्पणियां हुई हैं पर प्रयोग बहुत गलत हुए हैं। जैसे टिप्पणियां ऐसी हो जाती हैं कि एक वीर रस पत्रकारों के ऊपर हम लोग कर देते हैं कि ये लोग कैसी लाइन छापते हैं। आप तो पत्रकार ही है कि हमने कविता पढ़ी कि शेर हो तो कुत्तों की तरह पूछ दिखाना बंद करो। इन्होंने लिख दिया, सीधे हेडलाइन बना दी कि शेर हो तो पूछ दिखाना बंद करो, अंकित चक्रवर्ती। तो इस तरह से थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन वैसे चुटकुलों की अभी तक वीर रस में नहीं परंपरा हुई है। संचालक ने तो खूब यूज किए हैं। बीसलपुर पीलीभीत से आप निकले हैं जी। बीसलपुर पीलीभीत आपकी मातृभूमि है। बीसलपुर की जनता, पीलीभीत की जनता आपके बारे में जानना चाहती है। आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की, क्या क्या आपने अपने जीवन में संघर्ष किए, और तमाम चीजें जो भी आपके जीवन से जुड़ी रही हो, एक बार चैनल। मेरा संघर्ष तो लगभग में बहुत ज़्यादा रहा। अगर आज के युवा कवियों को मैं बताऊं तो लगभग में बहुत ज़्यादा रहा। और जब कोविड आया तो ये 2 साल में इसमें संघर्ष और ज़्यादा हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। समर्पण, हर चीज़ अगर आपकी प्रेम का है वो भी समर्पण मांगती है। चाहे भले आप मंच को ही प्रेमी मान लो अपना, बट आपको समर्पण करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ समर्पण करना पड़ेगा। मैंने इंजीनियरिंग की, सबसे पहले तो मैंने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बीसलपुर से इंटर पास आउट किया 2014 में। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की रक्षपाल बहादुर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बरेली से मैंने इंजीनियरिंग की 2018 में पास आउट हुई। 2018 में मेरी कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था रॉयल एनफील्ड में। मेरी अच्छी खासी सैलरी थी, सब कुछ था, बट मैंने केवल 2.5 या 3 महीना लगभग हुआ होगा मैंने नौकरी की, और उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। मैं कवि सम्मेलन की दुनिया में उतर गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ ना कुछ समर्पण करना पड़ता है। फिर हमें कभी ये नहीं पता था कि कोविड भी आएगा। फिर जैसे ही कोविड आया तो खैर मैंने इस समय फिर से वर्तमान समय में मैंने फिर से प्रोजेक्ट इंजीनियर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे हूँ।
फिर से मैंने 2-3 दिन इंटरव्यू की तैयारी की और फिर से ज्वाइन कर लिया। पर लेकिन जब कविता समर्पण मांगेगी तो मैं फिर से नौकरी का समर्पण दे दूंगा। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं समर्पण देना पड़ता है, चाहे नौकरी का हुआ या अपने जीवन का हुआ। जीवन में कवियों ने अपना अपना पूरा जीवन सर्वस्व दे दिया कविता के लिए, तभी उनको कहीं ना कहीं प्रसिद्धि मिली है। देखिए, कुछ कविता मैं चाहता हूँ, कोई एक अच्छी कविता आप अपने मेरे चैनल के माध्यम से, क्योंकि प्लेट की जनता जो भी देखे, दर्शक देखे, उनको सुनाइए कोई ऐसी कविता। अच्छा, मैं एक बहुत अच्छी कविता सुनाता हूँ किसानों की। हालांकि हरिओम पवार जी बहुत अच्छी बात करते हैं किसानों पे। जब एक मध्य प्रदेश में एक समय ऐसा हुआ था कि गोली चली थी किसानों के ऊपर। आज भी किसान दिल्ली में धरने पे बैठे हैं, चाहे कोविड आए या कुछ भी, वो पहली धारा आ गई, बेचारे धरने बैठे, दूसरी स्थिति बैठे हैं, लेकिन उनकी आज भी सरकारों ने नहीं सुना है। मैंने उस पर एक बहुत लंबी कविता लिखी, उसका कुछ अंश आप तक पहुंचाता हूँ कि मैं किसान के गीत लिखूंगा अपने मन की पीड़ा से, जिनके शब्द शारदे देती अपनी पावन वीणा से, पवित्र पावन शब्दों का अपमान नहीं कर सकता मैं, छोड़ किसानों को सत्ता का गान नहीं कर सकता मैं, छोड़ किसानों को सत्ता का गान नहीं कर सकता मैं। मेरी कलम कह रही है कैसे तुमने सरकार लिखी, जिनको सर्वश्रेष्ठ बताया क्यों ना उनको धिक्कार लिखी। बहुत हो गया लिखना अब तुम ना सरकार लिखो, सत्ता मद में चूर हुए इन पर तुम धिक्कार लिखो। बिना स्याही के मेरी कलम भूखी तो मर सकती है, पर दरबारों का बंधन कर पेट नहीं भर सकती है। हमने फिर से राम राज्य आने के सपने देखे थे, साल 2014-2019 में इतनी फूल मालाओं से हमने बरसात की थी कि मोदी जी का मुख नहीं दिखाई दे रहा था। कि हमने फिर से राम राज्य आने के सपने देखे थे, राज तिलक में भर भर कर फूलों के बंडल फेंके थे। सुबह होते ही राम राज्य वाला सपना चला गया, फिर किसानों का राम सत्ता के रावण से चला गया। सड़क से लेकर संसद तक जब तक इतनी लंबी दूरी है, सरकार पर लिखना पढ़ना मेरा बहुत जरूरी है। अरे ये तो केवल राम राज्य के सपने देने वाले हैं, इनके राज्य की सीता माँ के पैरों में भी छाले हैं, इनके राज्य की सीता माँ के पैरों में भी छाले हैं। और ऐसे में एक कविता अच्छा और सुनाता हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर। मुझे लगता है कि मुझे वो कविता आप तक जरूर पहुंचानी चाहिए और मैं जरूरी है जी। शहीदों की बात की जाए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात की जाए, इससे आज की युवा पीढ़ी परिचित हो, लोगों को लगे कि आज वास्तव में हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन्होंने कितना हमारे लिए त्याग किया, कितना हमको बलिदान दिया। आज हम जिस स्थिति में बैठे हैं, वास्तव में ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की देन है, उनके बारे में जरूर पढ़ना। मैं उस महानायक की कविता पढ़ना चाहता हूँ जिस महानायक को आज कवि लोग कम कविता पढ़ते हैं, पत्रकार लोग जिनका नाम लिखने से डरते हैं। मैंने देखा है लोग फोटो छापने से डरते हैं, जिनकी जयंती पे आजकल कोई शुभकामना संदेश नहीं होता है। मैं उस क्रांतिकारी का नाम पढ़ना चाहता हूँ जिनके नाम पे आज तक कोई भारत सरकार अवार्ड नहीं घोषित कर पाई। हालांकि भाजपा सरकार भी पूरे जनधन के साथ आई और लेकिन उसके बाद भी आज तक उस नाम पर आज तक एक सिक्का नहीं चला। राष्ट्रभक्तों की सरकार, हाँ, तब राष्ट्रभक्तों की सरकार आने के बाद उस व्यक्ति के नाम पे एक सिक्का नहीं चला पाई। तब मैं कहीं पढ़ने की कोशिश करता हूँ और हिम्मत करता हूँ, इस हिम्मत को आप सबकी हिम्मत मिले तो मैं इसे और हिम्मत के साथ आगे भी पढ़ूंगा। जहाँ सरकारें बैठी हुई होंगी वहां पढ़ूंगा कि दिल्ली दूर नहीं है मित्र, कदम अपने रख लेना, मैं आजादी ला धर दूंगा, तुम खून मुझे दे देना। कहीं निकल पड़ा था वीर पुत्र आजादी का दीवाना, जय हिंद शंखनाद बजाए आजादी का परवाना, वह नील गगन में बैठा है बनकर के चमके सूरज, देवों की इच्छा होगी ले लूं इनके चरणों की रज, देवों की इच्छा होगी ले लूं इनके चरणों की रज। याद रहे अब अग्नि पृथ्वी राफेलों की ताकत है, दुश्मन अपनी हद में रहना नेताजी का भारत है। सच कहने की हिम्मत वीरता के साथ बोल रहा हूँ मैं, इतिहासों में बंद रखे पृष्ठों को खोल रहा हूँ मैं। नेताजी सम्मान है मेरे प्यारे हिंदुस्तान के, सच्चे पहरेदार रहे जो भारत के सम्मान के। नेताजी सफल हुए जाने को सोवियत देश में, उन्हें लाने गए शास्त्री जी ताशकंद प्रवेश में, हारी बाजी हारने वालों से हमें चला गया। नेताजी नहीं मिले मेरा बब्बर शेर चला गया, नेताजी नहीं मिले मेरा बब्बर शेर चला गया। भारत माता एक प्रश्न पूछ रही संविधान से, मेरा प्रश्न सही यदि समर्थन देना गुमान से। एक उपवन छोड़ कर कहीं और पुष्प खिला नहीं, एक उपवन छोड़ कर कहीं और पुष्प खिला नहीं, किसी भारतीय के रत्न को भारत रत्न मिला नहीं, किसी भारतीय के रत्न को भारत रत्न मिला नहीं। नेताजी की मौत का फिर जिम्मेदार बोलो कौन, प्रश्न सही फिर मेरे सम्मुख सरकारें क्यों रही मौन, मेरे लाल के हाल का जिम्मेदार बोलो क्यों नहीं। हाँ, भारत रत्न के नेताजी हकदार बोलो क्यों नहीं। हाँ, भारत रत्न के नेताजी हकदार। बहुत सुंदर। तो ये थे हमारे साथ कवि अंकित चक्रवर्ती जी, जिन्होंने काव्य पाठ किया, अपने जीवन की सफलताओं के बारे में बताया। वास्तव में पीलीभीत के यदि बीसलपुर की बात की जाए तो यहाँ पर इस वक्त यदि सफल कवियों में देखा जाए तो अंकित चक्रवर्ती का नाम गिना जाता है। अंकित चक्रवर्ती तमाम न्यूज चैनलों में काम कर चुके हैं, तमाम न्यूज चैनलों पर काव्य पाठ कर चुके हैं। अंकित चक्रवर्ती देश पर लिखते हैं,
सत्ता पर लिखते हैं, सत्ता के विपक्ष में लिखते हैं। अंकित को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा चैनल देखते रहिए। यदि आपने हमारे चैनल यूपी अपडेट 24/7 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। प्रणाम, सत श्री अकाल।